तो बच्चों आज हम लोग अगतंत्र का बेसिक पढ़ेंगे। अगतंत्र का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। अगतंत्र का इतिहास। अगतंत्र दो शब्दों से मिला, आ प्लस गत, विष रहित रोग पीड़ा, मतलब विष, अगर विष का हरण कर लिया है तो उसे अगत कहते हैं। आ माने होता है नहीं और गत माने होता है व्याधि, व्याधि या विष कह सकते हैं, ठीक है। जैसे व्याधि गद, अगर तुम लोग रोग निदान में पढ़ोगे तो गद माने व्याधि होता है। अगर यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ व्याधि तो नहीं ले सकते ना, तो गद माने विष होता है, विष से भी व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक। अगर शरीर को व्याधि या स्लैश विष से रहित करना अगत तंत्र का वो है। तंत्र जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। तो अगत की परिभाषा आपको बताइए, तंत्र की बता दी, अगत तंत्र की होती है। अगत तंत्र का इतिहास देखो, सबसे पहले अथर्ववेद है, उसमें प्रतिविष का वर्णन किया गया। रामायण में सर्पदंश की चिकित्सा में वन औषधियों का प्रयोग बताया गया। सर्पदंश जैसे लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण और उन्हें राम जी को जब मतलब वो सर्प ने बंधन में बांधा था, ठीक है, तो उस समय उन सर्पदंश की चिकित्सा की गई थी, ठीक है, वो वहाँ पर वर्णन है। अष्टांग हृदय में देखो, अब हम लोग संहिताओं में देखते हैं, ठीक है। सुश्रुत में संपूर्ण कल्प स्थान इसी को समर्पित है। अगत तंत्र का सबसे ज़्यादा वर्णन हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। चरक संहिता में क्या, चिकित्सा स्थान का अध्याय 23 और मदत्य चिकित्सा स्थान का 24। अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र अध्याय 40 से 48। अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र का अध्याय 35 से 38। और काश्यप संहिता में के लिए परंपरा जो बताई गई है उसमें वो संपूर्णता अगत तंत्र को समर्पित है, ठीक है। अगत तंत्र की व्याख्या, निरुक्ति, नास्ति गदोयस्ति और नास्ति गदोयस्मास्ति, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि निरुक्ति आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बेसिक है। इसमें जो डेफिनेशन होंगी, जितनी डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वही लिखी हैं, वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नास्ति गदोयस्त माने रोग रहित, नास्ति गदोयस्मात् माने विष नाश करने वाला द्रव्य, ठीक है। हारित संहिता एवं कौटिल्य संहिता में भी अगत तंत्र का वर्णन है। हारित संहिता और कौटिल्य संहिता में भी अगत तंत्र का वर्णन है। सर्प वृक्षिक लूता नाम विश्व शुभशमनिया तू या सा क्रिया विस्तंत्र नाम प्रोक्ता मनुष्य भी, ठीक है। हो सकता है वो पूछ ले अगत तंत्र की परिभाषा आचार्य हारित के अनुसार, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली लिखनी है, ठीक। मीनिंग सबका सेम है, हिंदी मीनिंग सबका सेम है, और कोई बच्चा अगर बिल्कुल श्लोक नहीं रट सकता है, एटलीस्ट वो हिंदी रट ले, ठीक है। अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक विष मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगे उपशमनार्थ च। सर्प कीट लूता मूषक आदि दृष्टा विष विविध संयोग विषों एवं उनके उपशमन के लिए जिस शस्त्र का विस्तार, उपशमन मतलब उनके शांति के लिए जिस शस्त्र का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है उसे अगत तंत्र कहते हैं। अगत तंत्र का प्रयोजन जैसे स्वास्थ्य व्यक्ति की विषय रक्षा करना, जो व्यक्ति विष से पीड़ित हो उसे विष से मुक्त करना। मतलब देखो, आयुर्वेद का आप लोग प्रयोजन पढ़े, स्वस्थ व्यक्ति की सशस्त्र स्वास्थ्य रक्षा आतुरस विकार स्मरण, उसी को यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। स्वास्थ्य क्या जगह यहाँ पर विष लगा दो, स्वस्थ व्यक्ति की विष से रक्षा करनी है, और जो विष से पीड़ित हो उसे विष से दूर करना है, समझ गए, वही है, उसी को रिलेट कर सकते हो। टॉक्सिलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, डील्स विद द डायग्नोसिस, सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, डायग्नोसिस मतलब पता करेगा कैसे क्या पॉइजन हुआ, सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स के बारे में बताएगा कि इस विष में इस सिम्टम्स आते हैं, इस विष में इस सिम्टम्स आते हैं, जिससे विष को डायग्नोस करने में प्रॉब्लम ना हो। ट्रीटमेंट यानी कि विष का ट्रीटमेंट बताती है। एंड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, मतलब बॉडी में कौन सा पॉइजन है उसे डिटेक्ट करने की भी प्रोसेस में बताई जाती है टॉक्सिलॉजी में। क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी, इट डील्स विद डिजीज एंड इलनेस एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, इज डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। तो क्लिनिकल टॉक्सिलॉजी क्या है, इट डील्स विद द डिजीज एंड इलनेस एसोसिएटेड विद द शॉर्ट टर्म, मतलब ये डिजीज़ और इलनेस को, जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आप किसी भी टॉक्सिक केमिकल के अंडर को आते हैं या फिर पॉइजन के अंडर को आते हैं। जैसे किसी ने थोड़ा विष लिया तो आगे चल के वो कहीं ना कहीं दूषी विष की गर विष की तरह काम करेगा, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा, फिर धातुओं को दूषित करेगा, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। विषाद जनोत्पाम विषम इति विधेयते, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। जो द्रव्य जीवित प्राणियों में विषद यानी कि डिप्रेशन को उत्पन्न करते हैं उसे विष कहते हैं, ठीक है। चरक ने क्या कहा, जो द्रव्य संपूर्ण विश्व को विषद मतलब डिप्रेशन में डाले उसे विष कहते हैं। दोनों ने एक ही बात कही है। पॉइजन की डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। पॉइजन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस विच मे बी when administered in living body through any route, inhalation, ingestion, surface absorption, किसी तरीके से कहीं सरफेस पे लगा दिया या खिला दिया या इंजेक्शन के थ्रू दे दिया, विल प्रोड्यूस इल इफेक्ट और डेथ, या तो ये बीमार कर देगा या तो उसे मार डालेगा, ठीक है, उसे पॉइजन कहा जाता है। विष के पर्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अमर कोश ने शोएड और कहा है, नंद शर्मा ने, देखो नाम नहीं याद करने हैं, किसने क्या कहा, आपको एटलीस्ट
4-5 पर्याय याद होने चाहिए। गरल रस तीक्ष्ण, जीवित अपाहम हो गया, ठीक है। स्वयं, गरल, काल कल्प, गर, गद, मुगर और कालकूट, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये आता है विष के गुण। ये 5 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना आए, ठीक है। इसमें क्या, इसमें कैसे आते हैं? बी लस्ट आपका बार, तो बी से क्या हो गया? विशद, बी से वैवाही, यल से लघु, ऊ से उष्ण, यस से सूक्ष्म, टी से तीक्ष्ण, आपका अपाकी, बी से विकासी, ए से आशुकारी, आर से रुक्ष, ठीक है। बी लस्ट आपका बार, ठीक है। इस तरीके से मैंने याद किया, आप अपना अलग तरीका बना सकते हैं। ये ट्रिक है मेरी। बेबी जो है वो लस्ट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मरती है किसी चीज़ पे, वो किसके? आपके बार पर, मतलब मतलब तुम्हारी बार की दुकान है, बार की दुकान तो जानते ही हो कि सब लोग दारू वगैरह, तो उसकी दुकान है, उस पर मरती है क्योंकि बीबी पियक्कड़ है, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? बीबी लस्ट आपका बार, ठीक है। अब बस आचार्य चरक ने कहा, सुश्रुत ने क्या किया? आप यहाँ पर आपाक, ये एपी आपका होगा, आपाकी हो गया। यहाँ पर आनिर्देश कर दो तो आचार्य चरक का हो जाएगा, यहाँ पर अव्यक्त कर दो आचार्य भागवत का हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो अब किताबी भाषा पढ़ते हैं। लघु, रुक्ष, आशु, विशद, वैवाही, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश, जिसका मतलब कोई परफेक्ट टेस्ट ना हो, ठीक। लघु, आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या? लघु, रुक्ष, आशु, विशद, वैवाही, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, आपाकी। इसीलिए मैंने इन तीनों आचार्यों को एक साथ कोरिलेट किया गया, क्योंकि वो अलग अलग आचार्यों के अनुसार भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली याद रहेगा। लघु, रुक्ष, आशु, विशद, वैवाही, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, अव्यक्त रस, ठीक। रुक्ष, उष्ण तथा तीक्ष्णम, सूक्ष्म, आशु, वैवाही च विकासी, विशदम से लद बाकी प्रतिस्मृतम। श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये वाली जो टेबल है, ये वाली जो टेबल हमने बनाई है, ये आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और जिसको ना याद करो वो याद कर ले, बीबी लस्ट आपका बार, ठीक है। लेकिन याद रखना ये किसके अनुसार है? ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। सुश्रुत जो थे, सुश्रुत मतलब सा से मतलब स्त्री, सा से स्त्री में सा बनता है ना, आधा कटा हुआ, तो समझ लो ये सा से मतलब सुश्रुत वाला है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। लघु, रुक्ष, लघु, रूक्ष्म, आशु, विशदम, वैष्णव, वैवाही, विकासी, सूक्ष्म चा, उष्णम, आनिर्देश से 10 गुणोत्तम, विषम, तज्य, ठीक है। किसी को अगर श्लोक याद हो सकता है तो एटलीस्ट एक याद कर ले। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एटलीस्ट एक याद कर लें, कोई भी एक याद कर लें जो आपको इजी लगे। मैंने दोनों बता दिए हैं, आचार्य चरक का भी बता दिया, आचार्य सुश्रुत का भी बता दिया। एटलीस्ट आप एक याद कर लें तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। पेपर में क्या एक श्लोक लिख के आएंगे तो अच्छा लगेगा टीम मास्टर को भी। तो ओज के गुण क्या बताएंगे? ओज के गुण जो हैं वो इसके जस्ट विष के गुण के विपरीत हैं। इतना याद रखें कि योध के गुण हैं जो वो विष के गुण के विपरीत हैं। विष के गुण आते हैं, उसका उल्टा लिख दो, हम खत्म। गुरु, शीत, मृदु, सलक्षण, बहल, मधुरम, स्थिरम, प्रसन्न, पिश्लो, स्निग्ध, ओजो, 10 गुणम, स्निग्ध, ओजो, 10 गुणम, स्मृतम। ये अगर श्लोक पिछली साल किसी ने पढ़ा है, अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं तरीका बता रहा हूँ फिर याद करने का। जैसे विष का और मद और ओज में अंतर क्या है, ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा। विष, मद, ओज में अंतर, या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि परिभाषा जो मतलब पहला चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टॉपिक का हो, चाहे वो अगत का हो, चाहे वो रसशास्त्र का हो, चाहे वो पदार्थ का हो, चाहे वो क्रिया का हो, चाहे वो चरक का हो, किसी का भी फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका भी ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशुकारी, वैवाही, विकासी, विशद, आनिर्देशन। आनिर्देश की अगर आप अमल लगा दें तो मद के हो जाएंगे सारे गुण। लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशुकारी, विकासी, विवाही, विशद, अमल। इन तीनों को मैंने ऐसे कोरिलेट करके लिखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इसलिए साथ में लिखा है। देखो, लघु का गुरु हो गया, रुक्ष का स्निग्ध हो गया, उष्ण का शीत हो गया, तीक्ष्ण का मृदु हो गया, सूक्ष्म का वहल हो गया, आशुकारी का प्रसाद हो गया, वैवाही का स्थिर हो गया, विकासी का संलक्षण हो गया, विशद का पिच्छल हो गया, अम्ल का मधुर हो गया, मतलब आनिर्देशित का मधुर हो गया, ठीक है। इसके पूरे जो मद विष के गुण हैं, विष के और मद के गुण लगभग समान है, और मद और विष के और ओज के गुण उल्टे हैं। विष गति, जांघम विष की जो गति होती है वो अधोगति होती है, स्थावर विष की ऊर्ध्व गति होती है। लेकिन आचार्य जो गणनाथ सेन है उन्होंने इसकी गति उल्टी बताई है, ठीक है। जो जांघम विष होते हैं उनकी गति नीचे की ओर होती है, और स्थावर विष की ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की ओर गति होती है। तो हो सकता है जब एग्जामिनर चेक करने बैठे वो अलग अलग वाला हो, ठीक है। तो आप दोनों लिखेंगे, तो पहले ये वाली लिखेंगे, पहले ये वाली लिखें, और फिर बताएंगे गणनाथ सेन जो हैं हमारे आचार्य, उन्होंने इसका उल्टा बताया, ठीक है। ये भी लिख देंगे, तो दोनों लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा, पहले गणनाथ सेन वाला लिख लें, फिर ये वाला लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
विष का वर्गीकरण, अगर विष का वर्गीकरण बताया जाए तो आचार्य सुश्रुत ने इसे 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया, स्थावर, जांगम और स्थावर में इन्होंने वनस्पतिक और धातु माना। वनस्पतिक माने जो प्लांट ओरिजिन वाले और धातु माने मेटेलिक ओरिजिन वाले। ठीक, आचार्य चरक ने इन्हें 2 भागों में बांटा गया, स्थावर और जांगम विष में। ठीक है, स्थावर, जांगम और कृत्रिम में भी बांटा होगा शायद। आचार्य बागभट ने इसने 2 बांटों में बांटा, कृत्रिम, आकृत्रिम। आकृत्रिम में 2 स्थावर और जांगम। ठीक, बात वही है लेकिन उन्होंने कृत्रिम आकृत्रिम कह के बांटा है। मॉडर्न ने इसे किस तरीके से क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन को 5 प्रकार क्लासीफाई किया, कोरोसिव पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन, न्यूरोटिक पॉइजन, कार्डियक पॉइजन और एफिजेक्टिव पॉइजन। ठीक है, जब हम लोग मॉडर्न को रिलेशन पढ़ेंगे, प्लांट वगैरह पढ़ेंगे तो मॉडर्न आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे, साथ में मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कोरोसिव क्या होते हैं, मिनरल एसिड सारे जितने H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, सब ये सब कोरोसिव में आएंगे। इरिटेंट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, स्नेक, स्पाइडर्स जो इन्हें कहीं इरिटेशन उत्पन्न करें। न्यूरोटिक्स माने नशा वाले, ओपियम, एल्कोहल, नक्स वाउमी का क्या होता है, कुचला। ठीक है, कार्डियक में एकोनाइट और डिजिटेलिस। जब इन सबको मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये सब आपके सिलेबस में है, जितने भी इसमें दिए हैं सारे आपके सिलेबस में है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, अगर हम लोग मतलब मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन पर जाएँ अगर, देखो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका सिलेबस में अलग से जो पुराने सिलेबस थे 2020 वाले सिलेबस, उनमें मेंशन नहीं था, उनमें ऐसा कोई मेंशन नहीं था, लेकिन आपके में अलग से देना है विद द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंट हर जगह, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुसाइडल में आता है ओपियम, आर्सेनिक, ये होमिसाइडल में आता है ओपियम, आर्सेनिक। कैटल मतलब जानवरों को मारने के लिए आता है आर्सेनिक, एटलॉइड। स्टफिंग मतलब घुटन करके मारेगा, धतूरा, भांग। चल ओरल हाइड्रेट। ठीक है, फूड पॉइजनिंग पता नहीं किससे होती है, ड्रग डिपेंडेंस पता नहीं किससे होता है, और अबॉर्टिव फिटन, अगर किसी के बच्चे वगैरह को गिराना, गर्भपात कराना है, बहुत लोग कराते हैं भाई, पता चल गया कि लड़की है तो गिरा देते हैं, ये गलत है। लड़की मतलब ये समाज के लिए एक धब्बा है कि बच्चे वगैरह नहीं गिराने चाहिए। ठीक है, अब अबॉर्टी फेसेंट्स क्या होते हैं, एर्गोट होता है, कॉटन रूट बाग, जो कॉटन होता है जिससे निकलता है उसकी रूट बाग ले सकते हैं, या फिर चित्रक ले सकते हैं। चित्रक अधिक मात्रा में ले लेंगे तो गर्भपात करा देगा कहीं ना कहीं, इसलिए चित्रक को बहुत समझ के लेना पड़ता है। ठीक है।